स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अपने फाइंड करना है वी नॉट। वी नॉट हम फाइंड करेंगे, ऑफ कोर्स सर्किट में हमें नजर आ रहा है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज दोनों हैं। तो एक तो हम VOC ओवर ISC वाले मेथड से फाइंड करेंगे और दूसरा हम सिंपल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके और टेस्ट सोर्स जो लगाते हैं उस मेथड से हम फाइंड करेंगे। तो इस तरह नॉर्टन और थेवेनिन दोनों कवर हो जाएंगे। तो फाइंड हमने करना है वी नॉट। तो पहले अगर हम थेवेनिन से इसको सॉल्व करना चाहें तो थेवेनिन नेटवर्क इस टाइप का होगा। ये ओपन सर्किट होगा, उसके सीरीज में C थेवेनिन और उसके सीरीज में Z लोड। इस केस में Z लोड क्या है? -J2, क्योंकि वोल्टेज V नॉट फाइंड करनी है जो कि J2 के अक्रॉस है। तो अब VOC फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, अब आप एक और चीज़ आसानी के लिए बता दूं। नॉर्मल ऐसे करेंगे तो ये भी तरीका ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि कुछ रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं तो लोड बजाय इसके कि आप सिंपल उसमें से एक को लें, आप दोनों को लोड ले लें। या आप यूँ भी कर सकते हैं कि Z लोड की जगह यही ड्रॉ कर लें ताकि आपको याद हो। आप पूरी इस ब्रांच को डिस्कनेक्ट कर दें, पूरी इस ब्रांच को डिस्कनेक्ट कर दें और वो थेवेनिन थ्योरम में फाइंड। इससे क्या होगा? हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब हम ने इसको लोड कहा है दोनों को मिला के, तो हम इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। इन पॉइंट पे जो वोल्टेज हम फाइंड करेंगे वो VOC होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे वोल्टेज VOC होंगे। VOC का सबसे आसान तरीका यही रहता है कि आप लूप एनालिसिस लगा लें और I3 जैसा कि हम DEE में करते आए। I3 का फ़ायदा क्या होता है कि हमें VOC की इक्वेशन यूजिंग KVL बनी बनाई आ जाती है, तो फिर आखिर में हमें परेशान नहीं होना पड़ता कि ये I3 के बगैर भी सर्किट सॉल्व हो सकता है सिंपल I1 और I2 से। फिर आप I1 और I2 भी आगे लेके बैठे सोचते रहेंगे कि अब VOC कैसे फाइंड करें। तो बेहतर ये है कि एक एक्स्ट्रा करंट डिफाइन करें I3, उससे VOC की बनी बनाई इक्वेशन आ जाती है। तो I1 की इक्वेशन क्या होगी? I1 की इक्वेशन होती है 4 + 6 + J2 I1 10 + J2 I1 -J2 I2 -6I3 -6I3 is equal to, और is equal to and maybe plus 2V। ये मैंने इक्वेशन शॉर्ट करके लिखी, ठीक है। आपने उसी तरीके से लिखनी है 4I1 + I1 - I2 × J2 + I1 - I3 × 6 + 2V। तो उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो यही बनेगी। ये होगी I1 की इक्वेशन। I2 की इक्वेशन क्या बनेगी? I2 की इक्वेशन होगी 4 + J4 + J2 4 + J6 I2 -J2 I1 + 4 + J6 I2 is equal to 24 and 0, ठीक है।
आप जैसे लिखते हैं क्वेश्चन वैसे ही लिखिएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगी। तीसरी है I3 की क्वेश्चन। I3 की क्वेश्चन -6 I1 -J4 I2 प्लस 6 + J4 I3 -2VA is equal to VOC। ठीक है, 6 I3 - I1 J4 I3 - I2 प्लस VOC -2VA = 0 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है तो हमें पता चलना है कि VA क्या है। VA इज एक्चुअली 4 में से कौन सा करंट पास कर रहा है, 4 I1, so V is actually 4 I1। अब जहाँ पर भी VA आया है आप वहाँ पर 4 I1 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये VA है, इधर आप 4 I1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 I1। इस 8 I1 को भी इसमें ऐड कर दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 18 + J2 I1। ठीक है, VA is 4 I1, 4 × 2 8 I1, 8 I1 इस वाले I1 में ऐड करने तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 8 18 + J I1 - J2 I2 -6 I3 = 0। सेकेंड इक्वेशन में VA आ ही नहीं रहा, इसको छोड़ते हैं। थर्ड इक्वेशन में फिर VA आ रहा है, ये क्या है, 4 I1, तो ये क्या बन जाएगा, -8 I1 -6 -8 I1 कितना बन जाएगा, -14 I1। ठीक है, इधर पुट करेंगे तो -14 I1 -J4 I2 प्लस 6 + J4 I3 is equal to -VOC। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी है और उसको इसमें ऐड कर दिया, तो ये आपके पास चलती हैं इक्वेशंस 1, 2 और 3। अब हमें पता है कि I3 इज एक्चुअली 0। I3 0 है, क्यों, क्योंकि ये ओपन सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो ये ओपन सर्किट में फ्लो हो रहा है तो जहाँ जहाँ I3 आ रहा है उन इक्वेशन में हम I3 को 0 कर देते हैं। इसमें I3 आ रहा है और इसमें I3 आ रहा है। इस इक्वेशन को अगर हम अपडेट करके लिखें तो ये क्या बन जाएगी, 18 + J2 I1 -J2 I2 I3 0 = 0। इस इक्वेशन को देखें, ये बन जाएगी -14 I1 -J4 I2। I3 0 है तो 6 + J4 × 0 is 0 = -VOC, और VOC = 14 I1 + J4 I2। अब बेसिकली इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास I1 और I2 आ सकता है। लेट्स से यहाँ से हम I1 की वैल्यू फाइंड कर लें। I1 बनता है J2 I2 / 18 + J2। तो ये वैल्यू अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में अगर आप पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, -J2 × J2 I2 / 18 + J2
प्लस 4 प्लस J6 I2 इज इक्वल टू 24 एंगल 0। यहाँ से आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। I2 अगर आप कॉमन ले लें तो वो होगा 4 प्लस J6 माइनस 4J स्क्वेयर। J स्क्वेयर इज -1 तो ये प्लस हो जाएगा -4 ओवर 18 प्लस J2 I2 इज इक्वल टू 24 एंगल 0। यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या किया 1.89 माइनस 2.68। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1.89 माइनस J 2.68। I2 की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो I1 कितना आ जाता है? इसमें I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास I1 आ जाएगा। I1 कितना आता है? 0.317 plus J.0.175 अच्छा, ये कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद भी बोर्ड से देखनी है, क्योंकि करते वैसे पता नहीं चलता कि माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाती है। तो बेसिकली आपको मेथड आना चाहिए, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाती है तो वो आपने उसका ख्याल रखना है। फिलहाल जो कैलकुलेशंस अपनी तरफ से हम ठीक कर रहे हैं उनसे I2 और I1 ये आ जाए, तो इसको लेके हम आगे चलते हैं। तो अगर I1 ये और I2 ये है तो हम VOC फाइंड कर सकते हैं। VOC किसकी इक्वल है 49 प्लस J4 I2। तो I1 और I2 की वैल्यू ये वाली पुट करो, VOC बताओ कितना बनता है? VOC will be equal to 14 into I1 is 0.317 plus J 0.175 plus J4 into I2 is 1.89 minus J 2.68। ये हमारे पास आ जाएगा VOC। प्लस J 10.01 10.01। ये हमारे पास आ गया VOC। अब हम I शॉर्ट सर्किट फाइंड करते हैं। वो इक्वेशन जो हम रेज कर चुके हैं रीयूज हो सकती थी, अब चलिए हम दोबारा से लिख लेंगे। I शॉर्ट सर्किट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ से लोड डिस्कनेक्ट किया होता है उसको शॉर्ट करते हैं, तो ये होगा I शॉर्ट सर्किट। तो I शॉर्ट सर्किट फाइंड करने के लिए
दोबारा I1 I2 की वही इक्वेशंस बनेगी। I1 की इक्वेशन बनेगी टेन प्लस J2 I1 माइनस J2 I2 माइनस 6 I3 इक्वल टू माइनस 2 V। इसी तरह I2 की इक्वेशन बनेगी माइनस J2 I1 प्लस 4 प्लस J6 I2 माइनस J4 I3 is equal to 24 एंगल 0 और I3 की इक्वेशन बनेगी माइनस 6 I1 माइनस J4 I2 प्लस 6 प्लस J4 I3 is equal to 2VA और 2VA is equal to 0 minus 2VA is equal to 0. Now we know that VA is actually 4 I1। अगर यहाँ पर आप इक्वल टू 0 कर दें और इसको पुट करें 4 I1 तो ये कितना हो जाएगा 8 I1। तो यहाँ पर I1 में 8 ऐड हो जाएगा 18 प्लस J2 I1 माइनस J2 I2 माइनस 6 I3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन अपडेट होगी। इसमें VA है ही नहीं, फिर भी आता है इसमें 4 I1 VA को करेंगे तो माइनस 8 I1 हो जाएगा। माइनस 8 I1 माइनस 6 I1 माइनस 14 I1 माइनस 14 I1 माइनस J4 I2 प्लस 6 प्लस J4 I3 इज इक्वल टू 0। ये और ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास I1 I2 और I3 आ जाएगा और I3 इज एक्चुअली I शॉर्ट सर्किट। तो ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। I3 जो होगा वो बेसिकली I शॉर्ट सर्किट होगा। तो हमारे पास C थेवेनिन कैसे आ जाएगी? C थेवेनिन होगी हमारे पास VOC ओवर I शॉर्ट सर्किट। VOC हम फाइंड कर चुके हैं। अगर ये कैलकुलेशन ठीक है तो 15.15 प्लस J 10.01 VOC होगी और ISC आप इन तीन इक्वेशन से I1 I2 और I3 जब फाइंड करेंगे तो I3 बेसिकली ISC होगा। उसको आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो Z थेवेनिन आ जाएगी। इससे क्या होगा, VOC भी पता चल गया, Z थेवेनिन भी पता चल गया। तो आपने फाइंड क्या करना था? सर्किट में क्या था? V नॉट किसके क्रॉस वोल्टेज थे? जो ओरिजिनल सर्किट था वो ये था, ऐसा। तो ये V नॉट फाइंड करना था। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे? J2 के क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वही V नॉट होंगे। V नॉट विल बी माइनस J2 डिवाइड बाय इन तीनों का सम इनटू VOC। तो वो आपके पास आ जाएगा V नॉट। तो जो हमने 3 भी डिस्कनेक्ट किया था वो 3 अब आके इक्विवेलेंट सर्किट में यूज हो गया, यानी कि उसका कंट्रीब्यूशन सर्किट में आ गया। ऐसे आप फाइंड कर लेंगे V नॉट।
एक तो जी थेवेनिन फाइंड करने का ये मेथड है। अब इसमें नॉर्टन भी कवर हो गया। नॉर्टन कैसे कवर हुआ? जब हमने शॉर्ट सर्किट फाइंड किया। थेवेनिन कैसे कवर हुआ? जब हमने वी ओपन सर्किट फाइंड किया। अब एक और तरीका है जिससे आप जी थेवेनिन फाइंड कर सकते हैं, और वो है इसका टेस्ट सोर्स वाला मेथड। वो देख लेते हैं वो कैसे करते हैं जी थेवेनिन फाइंड करने के। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, बस अब हम देखना चाह रहे हैं कि जी थेवेनिन दूसरे तरीके से अगर फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं। दूसरे तरीके से जी थेवेनिन फाइंड करने का तरीका ये है कि हमने इनको डिस्कनेक्ट किया था। इन टर्मिनल्स पे हम जी थेवेनिन फाइंड कर रहे थे। हम क्या करते हैं, सोर्सेज को, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डिपेंडेंट सोर्स लगा रहने देते हैं और खुद से एक टेस्ट सोर्स लगा लेते हैं। इसको हम कह देते हैं लेट्स से 10 वोल्ट्स। 10 वोल्ट का सोर्स लगा दिया। इसमें से जो करंट बाहर जा रहा है वो है आई नॉट। टोटल इम्पीडेंस किसके इक्वल होती है? टोटल वोल्टेज विच इज 10 डिवाइड बाय टोटल करंट विच इज आई नॉट। जैसे ही हम आई नॉट फाइंड करेंगे हमारे पास जी थेवेनिन आ जाए। तो इस क्वेश्चन में आई नॉट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? अगर हम नोडल एनालिसिस लगाएं तो ये वोल्टेज अननोन होंगे, ये वोल्टेज अननोन होंगे और ये वोल्टेज 2VA। नोडल एनालिसिस लगाते हैं, इसको हम कह देते हैं V1, इसको कह देते हैं V2 एंड दिस इज 2VA। नजर आ रहा है दिस इज 2VA। तो हम V1 की इक्वेशन लिखते हैं V1 over 4 प्लस V1 minus 10, V1 minus 10, यहाँ पे 10 वोल्ट्स है, डिवाइड बाय 4 प्लस V1 minus V2 over 6 is equal to 0। Let's say इसको V3 कह रहे हैं। So V3 V2 की इक्वेशन क्या हो? V2 की इक्वेशन होगी V2 minus V1 over J2 plus V2 minus 10 over J4 plus V2 minus V3 over 6 is equal to 0। V2 minus V3 over 6 is equal to 0 and V3 is equal to 2VA and VA is actually equal to V1. VA is V1. Now substitute V1 in place of VA and substitute 2VA in place of V3 in these two equations. So V2 V3 किसमें आ रहा है इस इक्वेशन में, तो इसको अगर हम अपडेट करें तो ये क्या बनेगी V2 माइनस V1 ओवर J2 प्लस V2 माइनस 10 ओवर J4 प्लस V2 minus V3 is actually 2VA and VA is V1, so minus 2V1 over 6 is equal to 0. Know this equation and this equation. इससे हमारे पास आ जाएगा
V1 और V2। तो जैसे ही हमारे पास V1 और V2 आएगा तो हमें पता चल जाएगा इस ब्रांच का करंट और इस ब्रांच का करंट। तो ये अब हम टोटल एनालिसिस कर रहे हैं, करंट्स की जरूरत नहीं। जैसे ही हमारे पास V1 और V2 आएगा हमें इस ब्रांच का करंट भी पता चल जाएगा और इस ब्रांच का करंट भी पता चल जाएगा। तो अगर हम इस नोड पे KCL लगाएं, लेट्स से इसको हम IA कह रहे हैं, IB कह रहे हैं, तो जैसे ही हमारे पास यहाँ से V1 और V2 आएंगे तो IA किसके इक्वल हो जाएगा? IA विल बी 10 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 4। IB किसके इक्वल हो जाएगा? 10 माइनस V2 डिवाइडेड बाय J4। V1 और V2 हमारे पास कहाँ से आएंगे? इन इक्वेशंस को सॉल्व करने से। दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमारे पास V1 और V2 आ जाएंगे। V1 और V2 आने का मतलब है कि हमारे पास IA और IB आ जाएंगे। तो यूजिंग KCL अगर ये दोनों हमारे पास आ गए तो हम I0 फाइंड कर सकते हैं। I0 विल बी इक्वल टू IA प्लस IB। जैसे ही IA और IB आएगा हमारे पास I0 आ जाएगा। I0 आने का मतलब है कि हमारे पास Z थेवेनिन आ जाएगा। I0 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास Z थेवेनिन आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है Z थेवेनिन फाइंड करने का। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन है, इसमें आपने I0 फाइंड करना है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्म। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से I0 फाइंड करना है। तो हमें नजर आ रहा है वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस।
रहेगी, रेजिस्टेंसेस पीछे कौन सी रहेगी, इम्पीडेंसेस 2 -j1 और j2 -j1 और j2 को अगर हम आपस में सॉल्व कर लें, इन तीनों इम्पीडेंसेस की जगह एक रिजल्टेंट इम्पीडेंस आ जाए, तो हम कैसे कर सकते हैं, सर्किट तो बन जाएगा इस टाइप का, एक रिजल्टेंट इम्पीडेंस D1 और उसके साथ 2
सिंपल ए और बी टर्मिनल में इम्पीडेंस फाइंड की और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया और इम्पीडेंस फाइंड कर ली, है ना। ऐसे नहीं फाइंड करेंगे हम, डिपेंडेंट सोर्सेज को उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हम डिपेंडेंट सोर्सेज को उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं होती वो कितनी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज की इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता होती है, इसलिए हम उनको उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब क्या करें, तो वही तरीका टेस्ट सोर्स का, आप करंट सोर्स भी लगा सकते हैं अपने पास से और वोल्टेज सोर्स भी। तो लेट्स से अगर मैं वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूँ, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट्स का, और इसके से डिफरेंट
सबसे पहले हम ये स्टार्ट करें, ये टॉपिक हमने पहले किया है, इस सर्किट को सॉल्व यहाँ पर 10 वोल्ट का सोर्स लगा। तो 10 वोल्ट का अगर सोर्स लगे तो थेवेनिन किसके इक्वल होगा, 10 डिवाइड बाय आई नॉट। तब हमने आई नॉट फाइंड किया था। ये जो पूरी सोल्यूशन किया हुआ है हमने आई नॉट के लिए किया हुआ है। हमने क्या किया कि आई नॉट फाइंड करने के लिए हमने नोडल एनालिसिस किया था, और नोडल एनालिसिस से V1 की और V2 की ये इक्वेशन बनी। दिस इज V2, दिस इज V1। V1 की इक्वेशन ये, V2 इज टू Vx इन, और क्योंकि सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स था तो Vx इसके इक्वल था। इस केस में Vx इक्वल बन रहा था, टोटल वोल्टेज V1 है, कुछ इस पे ड्रॉप हो गया, कुछ इस पे ड्रॉप हो गया, तो Vx यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया Vx की जगह, और क्योंकि V2 2Vx था, Vx को अगर हम इस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो V2 बन जाता है 1/2 V1। सिंपल इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास V1 आ गया। V1 आने का मतलब है कि हमारे पास IB आ जाएगा। V 10 वोल्ट था प्रीवियस सर्किट में, अभी तो हमने करंट सोर्स लगाया हुआ है, जब 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ था, 10 माइनस V1 ओवर 1, ये हमारे पास आ जाता है IB। और क्योंकि 10 वोल्ट का सोर्स यहाँ लगा हुआ था तो ये करंट हमें पहले ही पता है, यहाँ वोल्टेज 10 की 10 डिवाइड बाय J1 इज IA। तो यूजिंग KCL हमने I नॉट फाइंड कर लिया, और I नॉट को जब हमने यहाँ पर पुट किया 10 ओवर I नॉट, तो हमारे पास Z थेवेनिन आ गया, जो कि 0.5 प्लस J16 आया था। अब इसी सर्किट को हम सॉल्व करने लगे हैं यूजिंग करंट सोर्स। अगर हम करंट सोर्स लगा दें तो करंट हमें नोन हो जाता है, हम V फाइंड करते हैं। प्रीवियस वाले केस में क्या था, वोल्टेज नोन होता है, हम करंट फाइंड करते हैं। इसी को अगर हम सॉल्व करें इसको V1 कह लेते हैं, इसको अब V3 कह लेते हैं, इसको V2 कह लेते हैं। V1 की इक्वेशन क्या बनेगी, अगेन वही V1 डिवाइड बाय 4 प्लस V1 माइनस V3 ओवर माइनस J1 प्लस V1 माइनस V2 ओवर 1 इज इक्वल टू 0। V2 की इक्वेशन क्या बनेगी, V2 माइनस V1 ओवर 1 प्लस V2 ओवर J1 प्लस इक्वल टू 1 एम्पियर इनकमिंग करंट। और V3 क्या होगा, V3 इज इक्वल टू 2Vx। नजर आ रहा है V3 इज एक्चुअली 2Vx, एंड Vx is using voltage divider we can find Vx V1 by 4. Vx is V1 by 4. So substitute the value of Vx in this equation. This will become 2Vx. This will become 1 by 2 V1. V3 is 1 by 2 V1, और V1 is 2 V3, और V1 is 2 V3। तो हम V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशंस में। V1 is 2 V3, V1 is 2 V3। so if V1 is 2 V3, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 V3 ओवर 4 प्लस 2 V3
माइनस v3 ओवर माइनस j1 प्लस 2v3 माइनस v2 ओवर 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर हम v3 कॉमन ले लें तो ये क्या बनता है 1/2 प्लस 2v3 माइनस v3 1 ओवर j1 प्लस 2v3 इज इक्वल टू v2। अच्छा, और दूसरी वाली इक्वेशन में अगर v1 की वैल्यू पुट करते तो बन जाएगा v2। इस वाली इक्वेशन में अगर v1 की वैल्यू पुट कर दो 2v3 प्लस v2 ओवर j1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहाँ से अगर हम v2 कॉमन ले लें तो ये बनता है 1 प्लस 1 ओवर j1 1 प्लस 1 ओवर j1 v2 माइनस 2v3 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास v2 और v3 आ जाए। तो v2 की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं इस इक्वेशन में, v2 की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास यहाँ से v3 आ जाए। j माइनस 2 प्लस j4 v3 v2 और ये वैल्यू अगर आप j1 plus 1 plus j1 over j1 1 plus j1 over j1 ठीक है। इस इक्वेशन में अगर मैं v2 की वैल्यू पुट कर दूं तो ये बन जाता है प्लस j1 over j1 and v2 is minus 2 plus j5 over j2 v3 minus 2v3 is equal to 1 एम्पियर। तो ये बन जाएगा v3 कितना है 2.5 plus j into v3 2.5 plus j into v3 और क्वेश्चन की क्या है इसको सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन वाइज 2.5 plus j 2.5 plus j into v3 into v3 is equal to 1 ampere. yes So v3 will be 1 over 2.5 plus j. If v3 is 1 over 2.5 plus j, then 0.4 plus 0.4 minus 0.8 j 0.4 0.8 जी इस तरह v2 क्या होगा इसकी वैल्यू पुट करके v3 ये v3 into this या इसे यूँ कह लो -2 plus j4 divided by j2 -2 plus j5 sorry minus 2 plus v2 1.8 minus 1.6 j -1.6 6 j j
तो बेसिकली हमें V2 मिल गया। V2 इज 1.8 माइनस J 1.6। इसको अगर हम 1 एम्पेयर से डिवाइड कर दें तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? V इज 1.8 J 1.6। J 1.6 तो ठीक आ रहा है, ये 0.5 है, वो 1.8 है। तो अभी हमने क्योंकि कैलकुलेशन प्रीवियस वाली जो हमारी कैलकुलेशन थी यूजिंग 10 वोल्ट, उसका आंसर ये था 0.5 प्लस J 1.6। इसका आंसर आया है, अब जरा इस बार इसको V2 क्या है? V is V2, here V is V2, तो V2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो V2 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये आ रहा है 1.8 माइनस J 1.6। अब डिवाइड बाय 1 करने से ये Z थेवेनिन बन जाता है। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू में ये चेंज आ रहा है, ये कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी सकती है क्योंकि कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ये वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है, लेकिन मेथड यही होगा। ठीक है, चाहे आप करंट सोर्स लगाएं चाहे वोल्टेज सोर्स लगाएं, आंसर ऑफ कोर्स सेम आना चाहिए, लेकिन या प्रीवियस में हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी हो, या इस वाले में कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। इसमें 1.8 माइनस J 1.6 आ रहा है, ये 0.5 प्लस J 1.6 था, तो J 1.6 दोनों में आया। तो बस ये आप चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पर मिस्टेक है। बाद मेथड आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप करंट सोर्स लगाएं तो Z थेवेनिन कैसे आना है, अगर आप वोल्टेज सोर्स लगाएं तो Z थेवेनिन कैसे आना है। ओके स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन, सिंपल सीरीज सर्किट है और हमने IT फाइंड करना। अब IT फाइंड करने के लिए हम सर्किट को चेंज करते हैं नॉर्मली अभी तक जो हम करते आए हैं। इंडक्टेंस को रिएक्टेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, इंडक्टेंस को रिएक्टेंस की फॉर्म में लिखने के लिए, इम्पीडेंस की फॉर्म में लिखने के लिए CL हमारे पास होता है वो J ओमेगा L होता है। तो J भी है, इंडक्टेंस 1 हेनरी है। ओमेगा में आके अब मसला हो गया कि एक सोर्स है जिसमें ओमेगा 10 है, दूसरा सोर्स है जिसमें ओमेगा 20 है। तो अब हम कौन सा वाला ओमेगा यूज़ करेंगे? ठीक है, पहले तो होता था सारे सोर्स का एटलीस्ट ओमेगा सेम होता था, तो हम वो ओमेगा यूज़ करके रिएक्टेंस निकाल लेते थे। लेकिन अब एक सोर्स में ओमेगा 20 है, एक सोर्स में ओमेगा 10 है, तो अब रिएक्टेंस कैसे फाइंड करें? तो ऐसे केसेस में आपने हमेशा सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करना। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करते हुए हम एट अ टाइम एक सोर्स कंसीडर करेंगे। तो एट अ टाइम हम एक सोर्स जब कंसीडर करेंगे तो फिर इसे कन्वर्ट कर लेते हैं साथ ही फेजर फॉर्म में। अगर ये सोर्स है 100 एंगल 0 10, इसका मतलब है कि हम ये वाला सोर्स कंसीडर कर रहे हैं, तो जब ये वाला सोर्स कंसीडर करेंगे तो इसकी ओमेगा यूज़ कर लेंगे 10। तो इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर क्या हो जाएगी? J ओमेगा L, J ओमेगा इज 10, इंडक्टेंस इज 1 है, तो ये हो गई J 10। ठीक है, इससे आप पहले I फाइंड करें फेजर फॉर्म। तो I अब किसके इक्वल होगा? I होगा टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल इम्पीडेंस। टोटल वोल्टेज इज 100 एंगल 0, टोटल इम्पीडेंस इज 10
प्लस J10, अगर आप 10 कॉमन ले लें तो 1 प्लस J, तो ये क्या बन जाएगा 10/1 प्लस J इज I। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या बनती है 0.5 minus J 0.5 0.5 माइनस J 0.5, और पोलर फॉर्म क्या बनेगी 5 minus J 5 से वे एक्सट्रा निकाल दो 5 माइनस J5। हाँ 5 माइनस J5, एंगल तो बनेगा -45 का आई थिंक, मैग्नीट्यूड भी 5 बनेगा, पोलर फॉर्म 45 का मैग्नीट्यूड 0.707 I is 0.707, एंगल -45, -45 तो बनता है -45। तो I डैश करें इसको, तो I T डैश क्या होगा 0.707 cos of 10 T minus 45 degree। 0.707 minus 45 degree एम्पेयर। अब दोबारा से फर्स्ट सोर्स कंसीडर किया था, अब सेकंड सोर्स कंसीडर करें और फर्स्ट वाले को शॉर्ट कर दें। इसको लेते हैं 50 एंगल -10, फेजर फॉर्म में ये रहेगा 10। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा J ओमेगा इज 20 एंड इंडक्टेंस इज 1। इस केस में ओमेगा बन गया, रिएक्टेंस बन गई J 20। तो IT क्या है I डबल डैश J। I डबल डैश किसके इक्वल हो जाएगा I डबल डैश इज इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाय 10 प्लस J20 में से अगर हम 10 कॉमन ले लें तो 1 प्लस J2। तो ये क्या बन जाता है -5 एंगल -10 डिवाइड बाय 1 प्लस J2। मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव साइन नहीं आ सकता, तो हम क्या करते हैं 180 डिग्री ऐड कर देते हैं एंगल में। नेगेटिव साइन हटाने के लिए तो 180 डिग्री जब ऐड कर देंगे एंगल में तो ये क्या बन जाएगा एंगल 170 और 1 प्लस J। इसका आंसर क्या है -0.63 plus 2.14 J।
माइनस 0.63 plus 2.14 J. तो ये आ गया आई डबल डैश की पोलर फॉर्म है 2.23 with an angle of 106.5. 2.23 with the angle of 106.56. टू पॉइंट 23 एंगल ऑफ 106.5. 106.5 तो ये आई डबल डैश टी क्या बन जाएगा 2.23 cos of 20t plus 106.5 degree. ओके, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास है आई वो क्या होगा आई डैश प्लस आई डबल डैश या आई टी प्लस आई टी डबल डैश आई टी डैश प्लस आई टी डबल डैश तो बनता है प्रीवियस क्या था 0.707 cos of 10t minus 45 degree plus 2.23 cos of 20t plus 106.5 degree. ये हमारे पास आ गया आई टी जो कि इक्वल होगा आई टी डैश प्लस आई टी डबल डैश। अब जो आपके पास बुक में आंसर है वो है फर्स्ट पोर्शन तो ऐसे ही है, सेकंड पोर्शन है -2.23 विद द एंगल ऑफ 106 की जगह -73 पॉइंट समथिंग है। तो लेकिन जब यहाँ एंगल -73 है तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें यहाँ प्लस का साइन है और 106.5 है। तो साइन चेंज करने के लिए कॉस में हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो, अगर साइन चेंज करना हो तो हम 180 डिग्री ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर 180 डिग्री ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें हम तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। तो 106 में अगर से 106 से अगर मैं 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर वही एंगल बन जाएगा -73 और यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे अगर आंसर आ जाए और एंगल आपके डिफरेंट हो तो आपको पता है 180 डिग्री ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाता है। तो अगर आपको याद हो हम साइन चेंज करने के लिए करते थे 180 ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो
तो -180 और 106.5 जब ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 20t प्लस -73 पॉइंट समथिंग 73.5 let's say 73.5 प्लस 180। अभी तक साइन चेंज नहीं हुआ। साइन कब चेंज होगा? जब ये 180 डिग्री हम फेज शिफ्ट अप्लाई कर देंगे। तो फिर क्या होगा? फिर हम यहाँ पर 180 नहीं लिखेंगे और यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे। तो उससे होता है कि शिफ्ट अप्लाई हो गया, 180 डिग्री आपने फेज आउट ऑफ फेज कर दिया। तो जैसे ही वो अप्लाई करेंगे तो यहाँ से 180 गायब हो जाएगा और यहाँ पर साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा आंसर है और जो बुक का आंसर है वो सेम है, बस आपने ये ख्याल रखना है कि 180 डिग्री ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आपके मैच कर सकते हैं। तो ऐसा सर्किट हमने सॉल्व किया जिसमें दो सोर्सेज थे और दोनों सोर्सेज में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी। ठीक है, एक सोर्स में फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो थी वो 10 थी, दूसरे में 20 थी। तो क्योंकि अब हमने रिएक्टेंस की फॉर्म में लिखा होता है, रिएक्टेंस की फॉर्म में ओमेगा यूज होता है। अब ओमेगा तो दो तरह के हैं, तो दो तरह के ओमेगा हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला कि हम इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व कर लेते हैं। एट अ टाइम हम एक सोर्स यूज़ करेंगे। उससे फ़ायदा क्या हुआ एट अ टाइम एक सोर्स यूज़ करने से कि एट अ टाइम आपको एक फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी पड़ी। एक फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी पड़ी तो उसके लिहाज से आपने रिएक्टेंस फाइंड कर लिया। तो एक फ्रीक्वेंसी से आपने आई फाइंड किया, वो आया ये। फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी से आपने आई फाइंड किया, वो आया ये। तो सुपरपोजिशन क्या होता है? दोनों का सम होता है। तो आई डैश प्लस आई डबल डैश था, हमने सिंपल उसको कन्वर्ट करके टाइम डोमेन में वैल्यूज लिख दी, तो यहाँ पर आया प्लस, जबकि बुक में आंसर थोड़ा डिफरेंट था। तो ये और बुक का आंसर सेम है, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि वो कैसे सेम है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर 8 चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद हम 9 चैप्टर करेंगे, वो भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ही है, लेकिन पावर फाइंड करेंगे हम। ठीक है, पावर्स जब भी स्टेट एसी सर्किट्स आ जाते हैं तो पावर चेंज हो जाती है। एक पावर को हम कहते हैं रियल पावर, एक पावर को हम कहते हैं इमेजिनरी पावर, और एक होती है कॉम्प्लेक्स पावर। अपेरेंट पावर, रियल पावर, कॉम्प्लेक्स पावर और रिएक्टिव पावर, जैसे आप कह लें जो इमेजिनरी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर्स। तो इनकी जो पावर होती है, क्योंकि जितनी पावर सर्किट में अब्जॉर्ब करते हैं उतनी ही ये एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, उतनी ही ये रिलीज़ कर देते हैं। तो इसलिए इनकी जो पावर होती है वो रिएक्टिव पावर होती है। इसी तरह जो रेजिस्टर वगैरह है, रेजिस्टिव कंपोनेंट्स, उनके क्रॉस जो पावर होती है वो रियल पावर होती है। ठीक है, और इसी तरह फिर इसी चैप्टर में टॉपिक आएगा कॉम्प्लेक्स पावर। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में आपके मेन टॉपिक्स होंगे जो हमने कवर करने हैं। इसके अलावा अब हम 8 चैप्टर और 9 चैप्टर कवर कर चुके हैं और इसकी असाइनमेंट आपको अभी तक नहीं मिली। तो इसके क्विज़ेस तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन कैसे लूँ, लेकिन असाइनमेंट आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे या व्हाट्सएप पे मैं अपलोड कर दूँगा, जो आपने इन 2 चैप्टर की असाइनमेंट करनी है। और इसके अलावा एक और आपको चीज़ बतानी थी कि हमने 7 चैप्टर नहीं पढ़ा। हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया सेकंड ऑर्डर सर्किट से, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर सर्किट भी आपके सर्किट एनालिसिस का पार्ट है। हमने जो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स BEE में किए हैं वो हमने एनालिसिस के लेवल तक क्वेश्चंस नहीं किए थे। ठीक है, ना ही आपसे पूछे गए थे।
ठीक है, एप्लीकेशन लेवल तक किए थे। तो वो क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है तो आखिर के किसी लेक्चर्स के लिए मैंने रख दिया हुआ है उसे। अगर हम ना भी पढ़ सके तो आपने दोनों फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स पढ़े हैं, लेकिन वो आपके सर्किट एनालिसिस के कोर्स में इंक्लूड होंगे, ठीक है, उनसे भी क्वेश्चन आएगा। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मेरे BEE के जो लेक्चर्स अपलोड ऑलरेडी किए हैं उसका 15 और 16 लेक्चर देख लें। अगर हमें टाइम मिला तो हम सर्किट एनालिसिस में भी उसको 50-60 मिनट्स दे देंगे ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए। लेकिन आपने अपने जहन में रखना है कि वो पार्ट इंक्लूड है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स का। तो इसके अलावा क्विज़ कैसे होंगे वो अभी मैं सोच रहा हूँ कि गूगल फॉर्म्स में क्विज़ लिए जाएं, या क्योंकि प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्विज़ लेना। खैर वो मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूँगा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आपने प्रैक्टिस करनी है वही ओमेगा इवन क्वेश्चन और अल्फ़ा 8 क्वेश्चन करेगा, और असाइनमेंट्स जो हैं वो मैं आपको भेज दूँगा और वो फिर आपने सबमिट करानी होंगी 2 वीक्स के अंदर, ठीक है, जब मैं भेजूँगा उसके 2 वीक के अंदर। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।